हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वाइटल ईटीसी। तो बच्चों, आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात इसमें करते हैं कि रासायनिक समीकरण कहते किसे हैं, होती क्या है रासायनिक समीकरण। क्योंकि सबसे पहले हमसे यही सवाल पूछा जाएगा जब लेसन का नाम ही क्या है अपना, रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण क्या होती है कि कोई सी भी रिएक्शंस, कोई सी भी ऐसी क्रिया जिसको हम करने वाले हैं, ठीक है, तो उनको हम हिंदी रूप में ना लिखकर एक प्रकार से हम उनको किसी केमिकल रूप में उनको लिख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो आप कि हमने यहाँ पर जिंक को क्या लिख दिया, Zn लिख दिया। ठीक है, जो अपने पास सल्फ़र है इसको हमने क्या लिख दिया, H2SO4 लिख दिया। सल्फ़र का जो यौगिक है सल्फ्यूरिक अम्ल, तो उसको हमने H2SO4। तो ये एक प्रकार से क्या है कि रासायनिक समीकरण है। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण। के जैसे कि आप परिभाषा में भी इसमें परिभाषा देखिए कि अभिक्रिया को, अभिकारकों एवं उत्पादों के प्रतीक और रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करके प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। कि कोई सी भी हम क्रिया कर रहे हैं उसको जब हम सूत्रों के रूप में, केमिकल फॉर्मूलों के रूप में जब हम लिखते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, अब इसमें ये हमें पता होना चाहिए कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ है जैसे जिंक H2SO4, तो ये क्या होते हैं, अभिकारक। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अभिकारकों को लेफ्ट हैंड साइड पर ही लिखा जाता है। और जो हमें इस तरफ जो प्राप्त होता है, क्रिया के बाद जो हमें प्राप्त होता है, इनको अभिकारक या क्रिया कारक भी कहते हैं, मतलब क्रिया करने वाले। और जो हमें राइट हैंड साइड पे जो प्राप्त होता है, क्रिया करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, फल। कोई भी काम किया तो उसके बाद हमें क्या प्राप्त होगा, फल प्राप्त होगा। ठीक है, तो इनको हम क्या कहते हैं, क्रिया फल, या इनको उत्पाद, और इंग्लिश में कहा जाता है प्रोडक्ट भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि अभिकारक या क्रिया कारक को लेफ्ट हैंड साइड पर लिखा जाता है और क्रियाफल को राइट हैंड साइड पर लिखा जाता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पर आप परिभाषाएं भी देख सकते हो, जैसे अभिकारक की परिभाषा दे रखी है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। ठीक है, उत्पाद की परिभाषा भी दे रखी है, रासायनिक अभिक्रिया के जो रासायनिक अभिक्रिया के संपूर्ण होने पर प्राप्त होते हैं, मतलब लास्ट में जो हमें प्राप्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उत्पाद कहलाते हैं। तो आप इनको भी इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। इसमें बच्चों मैंने एक और ईजी फॉर्म में जो अभिक्रिया है, रासायनिक समीकरण की परिभाषा यदि आपसे पूछ लें, आपको उस तरीके से परिभाषा ना याद आए, तो आप इजी फॉर्म में इस तरीके से बोल सकते हो कि जब तत्व या यौगिकों को, जैसे आप देख सकते हो ये जिंक जो है यहाँ पर ये एक प्रकार का तत्व है, और H2SO4 क्या है, यहाँ पर एक प्रकार से यौगिक है। तो जब तत्व या यौगिकों को उनके प्रतीक या अणुसूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तो उसे भी हम क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों, इसमें मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई है कि लेसन का अपना जो नाम है रासायनिक अभिक्रिया, तो रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं, तो आपको सिंपल सा ये ध्यान रखना है, रासायनिक अभिक्रिया कहते किसे हैं। क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, कि जब पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, कौन से गुणों में, रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो इजीली समझ में आ गई दोनों, रासायनिक अभिक्रिया तो पदार्थों के रासायनिक गुणों में परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक समीकरण की अभिक्रिया को हम क्या कर रहे हैं, प्रतीक या सूत्रों के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो ये थी आपके रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण। अब आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। फिर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर आप इजीली देख सकते हो, यही आपका पूरा चैप्टर है एक प्रकार से। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, विस्थापन, द्विविस्थापन, और इसमें उपचयन या इसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, अपचयन, रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, तो ये पूरा लेसन है आपके एक तरीके से रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो हम इसमें एक एक के बारे में डिस्कशन करेंगे, हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे कि कौन सी अभिक्रिया क्या किस काम की है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया में बच्चों आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि संयोजन अभिक्रिया को योगशील अभिक्रिया भी कहते हैं, इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। अब हम एक चीज़ जानते हैं, योग यदि हो रहा है, किसी भी चीज़ में योग हो रहा है, तो हम योग किसका करेंगे, जब दो तीन संख्याएं एक साथ हो तभी तो हम योग करते हैं। तो इसमें भी क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को एक साथ मिलाया जाता है और उन सबको मिलाने के बाद जो एक नया पदार्थ हमें मिलता है,
तो उसे ही हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया। कि दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा हमसे यहाँ पर के लिए, इस अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, अभिकारक हुई क्रिया करने वाले, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। ऐसी अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि फर्स्ट देखिए, कोयले का दहन। कोयले के दहन में होता क्या है, यहाँ पर हमने कोयले के दहन में कार्बन, मतलब जो कोयला होता है, कोयला जो होता है ये क्या होता है, कार्बन का अपर रूप होता है, ठीक है। कोयला किसका अपर रूप होता है, कार्बन का, इस वजह से हमने यहाँ पर कार्बन लिख दिया। अब हम कोयले को जला रहे हैं तो जलाने के लिए किसकी प्रेजेंसी आवश्यक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंसी आवश्यक है। भाई ऑक्सीजन होगी तभी तो ये कोयला जलेगा। कोई सी भी चीज़ जब ही जलती है जब ऑक्सीजन होती है, यदि ऑक्सीजन नहीं है तो बंद हो जाएगी। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बना लेते हैं, CO2 बना लेते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होती है, एक प्रकार से CO2 गैस। तो कोयले का दहन, ये पूछी जाती है बच्चों, ये समीकरण कई बार पूछी जाती है, कोयले के दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर क्या कर रहे हैं, एक नया पदार्थ बना रही है, तो इस वजह से हमने इसको क्या बोल दिया, संयोजन अभिक्रिया। मगर आगे हम एक चीज़ पढ़ेंगे इसमें, उपचयन या जिसको हम ऑक्सीकरण बोलते हैं। तो उसमें भी क्या होता है, उसमें हम पढ़ते हैं जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो कोयले का दहन जो है अपने दोनों प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन भी है और ऑक्सीकरण भी है। आगे जब हम ऑक्सीकरण पढ़ेंगे तो मैं वहाँ पर इसके बारे में आपको बताऊँगा। नेक्स्ट है जैसे जल का निर्माण। अब जल का निर्माण भी क्या हो रहा है, संयोजन अभिक्रिया ही हो रही है, क्योंकि इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रही है और अपने पास क्या हो रहा है, जल का निर्माण हो रहा है। गंधक का दहन, गंधक के दहन में भी क्या हो रहा है, दो पदार्थ मिल रहे हैं, सल्फर और ऑक्सीजन, और SO2 का निर्माण हो रहा है। तो ये भी क्या हो रहा है, एक प्रकार से संयोजन अभिक्रिया हो रही है। आगे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी दो पदार्थ मिल रहे हैं। एक तरफ तो जैसे चूना है, CaO किसका सूत्र है, चूने का। यदि आपसे पूछा जाए चूने का सूत्र बताइए तो आपको पता होना चाहिए CaO, प्लस इसमें H2O, मतलब क्या हो गया, जल मिला दिया तो हमें क्या प्राप्त हो गया, ये बुझा हुआ चूना प्राप्त हो गया। अब इसमें बच्चों आपको ये चीज़ जरूर ध्यान रखनी है कि बुझे हुए चूने का सूत्र बताइए, या इसके ऊपर प्रश्न इस प्रकार से पूछा जाता है कि पदार्थ X का नाम बताइए जिसका उपयोग सफ़ेदी करने में किया जाता है। तो आपको ये सूत्र, चूने का सूत्र पता होना चाहिए और बुझे हुए चूने का सूत्र भी आपको पता होना चाहिए। अक्सर ये पेपर में पूछा जाता है। नेक्स्ट अपना टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट टॉपिक है वियोजन अभिक्रिया। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आप वियोजन अभिक्रिया का एक दूसरा नाम भी है। वियोजन अभिक्रिया को हम एक बोलते हैं अपघटन। वियोजन अभिक्रिया को क्या बोलते हैं, अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी इसको जानते हैं। और अपघटन का मतलब ही क्या होता है, टूटना। अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना। तो अब ये संयोजन का अपोजिट है। संयोजन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि दो चीज़ें मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। अब इसमें हो क्या रहा है कि एक चीज़ नए पदार्थों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, वियोजन। आप सिंपल शब्दों में भी याद रखना, किताबी लैंग्वेज आप याद कर सकते हो, मगर आपको अपने खुद की लैंग्वेज में भी पता होना चाहिए कि जब कोई पदार्थ अपने सरल अणुओं में टूट जाता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन। जैसे कि आप इसकी परिभाषा देखिए। परिभाषा हमसे करिए, वह अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकर्मक, अभिकर्मक हुई अभिकारक क्रियाकारक, टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसको हम किस नाम से जानते हैं, वियोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। आप बच्चों, आप इसमें ये जो थोड़ा काटा पीसी हो रही है तो आप इसकी टेंशन ना लें। मैं आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में या नीचे आपको व्हाट्सअप नंबर दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो मुझे उस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो मैं आपको उसको PDF, जो जैसे मैंने PDF बना रखी है वैसी की वैसी मैं आपको उस पर सेंड कर दूंगा, ठीक है। और बहुत ही नाममात्र, बहुत ही इजीली शुल्क में आपको सेंड करूंगा, तो आप इजीली वहाँ से इस PDF को ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें आपको, जैसे यहाँ पर फेरस सल्फेट की वियोजन अभिक्रिया। तो इसमें ये जो फेरस सल्फेट है FeSO4, ठीक है, यहाँ पर अपने पास क्या है, ये फेरस सल्फेट है। तो ये फेरस सल्फेट क्या होता है कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में, जैसे Fe2O3, SO2, SO3, तो मेन जो होता है अपने पास फेरस सल्फेट ये था।
मगर ये आगे जाकर क्या होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब वियोजन अभिक्रिया में आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इसको डिवाइड किया गया है इसके टूटने की कंडीशन के अकॉर्डिंग। भाई कोई भी पदार्थ है वो किस कारण की वजह से या किस वजह से टूट रहा है, किसकी वजह से वो टूट रहा है, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है। जैसे मान लो यदि वो प्रकाश के द्वारा टूट रहा है, यदि वो किसके द्वारा टूट रहा है, प्रकाश के द्वारा टूट रहा है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, प्रकाशीय अपघटन कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो एक ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, संगमरमर भी बोलते हैं। संगमरमर का रासायनिक सूत्र ये पूछा जाता है। तो क्या होता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ये क्या होता है, टूटता है, किस में टूटता है, CaO चूने में और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस में, ये दो भागों में टूट जाता है। तो ये क्या हो गया अपने पास, वियोजन अभिक्रिया। सिल्वर ब्रोमाइड ये भी एक प्रकार वियोजन अभिक्रिया है। यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है ये भी किस में टूटता है, Ag और Br के अंदर ये टूट जाता है। तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। यहाँ पर दो चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। एक तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, एक ही याद रखना है AgBr का उपयोग। ये पूछा जाता है सिल्वर ब्रोमाइड का या AgBr का उपयोग किस में किया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए श्वेत फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो ये नेक्स्ट वीडियो में आपको अपलोड कर दूंगा। फिलहाल यहाँ तक के आप नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। आप चाहे तो PDF मुझसे ले सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए जाएंगे। और आप साथ के साथ जो नोट्स है वो लिख भी सकते हैं। और फ्रेंड्स इसमें एक चीज़ और ध्यान रखनी है आपको, ये जो रासायनिक अभिक्रिया इसमें दे रखी है, रासायनिक समीकरण या रासायनिक अभिक्रियाएं जो है, तो इन रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण जो है अपनी, इसके ऊपर मोस्टली जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है समीकरण को संतुलित कीजिए। संतुलित रासायनिक समीकरण की शायद हमने डिस्कशन नहीं की है, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि इसमें क्या किया जाता है। जैसे अपने इधर तो अभिकारक है और इधर क्या अपने पास क्रियाफल या इनको उत्पाद बोल देते हैं। तो इन दोनों तरफ जो ये सूत्र दिए हुए हैं, प्रतीक, तत्व, यौगिक, इनके परमाणुओं की संख्या क्या करनी रहती है, बराबर करनी रहती है। इनकी संख्या क्या होती है, बराबर करनी रहती है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब बच्चों आपसे ये कभी नहीं पूछा जाएगा संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, बहुत बाई चांस 1% चांस से ये पूछ लें। मगर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा सवाल ये बनते हैं कि आपको ऐसे समीकरण दे दी जाएगी, एक समीकरण दी जाएगी आपको और आपसे कहा जाएगा कि समीकरण को संतुलित कीजिए। तो बच्चों मैंने संतुलित करने के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देखिए। मात्र 13 मिनट की वीडियो है, मगर एक बार आप उससे संतुलित करना सीख गए तो आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।